अमरनाथ धाम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। 5 हेलीकॉप्टर संचालकों पर डीजीसीए ने जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उड़ान में गड़बड़ी को हेलीकॉप्टर संचालकों पर यह जुर्माना लगाया गया है। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 2 अन्य ऑपरेटर्स के अधिकारियों को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। 31 मई को तीर्थ यात्रियों को ऊंचाई पर ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी और उसके बाद ऑडिट का फैसला हुआ था। तो देखिए, रुड़की के कई प्राइमरी स्कूलों में छात्र छात्राओं को अभी तक ड्रेस और किताबें नहीं मिल पाई है, जिस वजह से बच्चों को पढ़ाई पर उनका असर पड़ रहा है। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब पूछा गया तो वो बहाने बनाते हुए नजर आए। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए कई महीनों का वक्त बीत चुका है, मगर रुड़की के नारसन ब्लॉक के कई स्कूलों में अभी तक बच्चों को ड्रेस और किताबें नहीं मिल पाई हैं। ड्रेस तो पिछली बार बच्चों के डीबीटी के माध्यम से मिलता है। हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में बच्चों के अकाउंट में जाता था। जो बच्चे एडमिशन अब आ रहे हैं उनको अभी किताब नहीं मिली है, दे रहे हैं उनको किताब। आप भी एडमिशन आ रहे हैं 1, 2, 3। मानक चौक स्थित प्राइमरी स्कूल में एक ही कक्षा में 122 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा सत्र शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन छात्र छात्राएं अभी तक ड्रेस और किताबों का इंतजार कर रहे हैं। 122 बच्चे हैं, मेरे पास एक रूम है, ड्रेस नहीं आई अभी इनकी। ड्रेस के लिए हमने बच्चों से खाता नंबर ले रहे हैं। कुछ बच्चों के रह गए तो हम सूचना CRC को दे देंगे, फिर इनके पैसे खाते में आ जाएंगे सरकार से। शिक्षा विभाग की तरफ से डीबीटी के लिए बच्चों के अकाउंट खोले जा रहे हैं, मगर अभी तक अकाउंट खुल नहीं पाए और इसीलिए बच्चों के खातों में पैसे नहीं पहुँच पाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम से पहुंचाएगी, उसका नाम कहते हैं। सरकार और हम सब प्रतिबद्ध हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी बच्चों के पास जो भी फैसिलिटीज़ आ रही है उनको डीबीटी का मतलब ही होता है कि फ़ौरन ट्रांसफर फ़ौरन उनके खाते में पहुंच जाए। वो अलग बात है कि वो उसको ख़रीद के टाइम से ना लाएं, क्योंकि कहीं टीचर हमारे कम हैं, छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, एक अच्छा खासा एक लोड रहता है। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, मगर लगता नहीं है कि अधिकारियों को इससे कोई फर्क पड़ता है। अगर ऐसा होता तो अभी तक किताबें स्कूल पहुंच चुकी होती और बच्चे नई ड्रेस पहनकर स्कूल आते। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता दें, यहां आईटीबीपी के जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से वापस लौट रहे थे सिपाही दिनेश बोरा। पिथौरागढ़ के भुरमुनी गांव के रहने वाले थे सिपाही दिनेश बोरा, जो कि अपनी ड्यूटी के बाद लौट रहे थे और वापस लौटने के दौरान उनकी मौत हो गई है। सड़क हादसे में मौत की बात बताई जा रही है। अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी लगी थी और वहां से वापस लौट रहे थे सिपाही दिनेश बोरा। और कर्णप्रयाग से खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। गलनाऊ में कटरौला फंसने से मार्ग बाधित हो गया है और करीब 4 घंटे से जो यात्री हैं जाम में फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर, बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद हो गया है। गलनाऊ में कटरौला फंसने से ये मार्ग बाधित हुआ और एक बार फिर से मार्ग बंद हो गया है। करीब 4 घंटे हो गए हैं, यात्री जाम में फंसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। 38 साल के बाद जो इंतजार है वो खत्म हो गया। हर बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, शहीद लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। 29 मई 1984 को शहीद हुए थे चंद्रशेखर हरबोला और ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में शहीद हुए थे चंद्रशेखर। 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला। मंगलवार को ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण शहीद का पार्थिव शरीर नहीं पहुंच सका है और आज उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंचेगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। 38 साल बाद आज जो परिवार का इंतजार है वो खत्म होगा। तो बड़ी खबर ये देख रहे हैं, शहीद का पार्थिव शरीर आज उनके घर पे पहुंचेगा। 29 मई 1984 को शहीद हुए थे चंद्रशेखर हरबोला। और देखिए, शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर आज उनके आवास हल्द्वानी पहुंचेगा और इसी के साथ खत्म हो जाएगा उनके परिवार का 38 साल का इंतजार। आखिर 38 साल पहले ऐसा हुआ क्या था, उसे समझने के लिए आपको टाइम मशीन में बैठकर 38 साल पीछे जाना होगा और उस ऑपरेशन मेघदूत को समझना होगा, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धस्थल पर लड़ा गया था। और इसी लड़ाई के नायक हैं नायक चंद्रशेखर हरबोला, जिनका पार्थिव शरीर 38 साल बाद मिला है।
38 साल बाद टाइम मशीन बैक। ऑपरेशन मेघदूत का सबसे बड़ा नायक, दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध स्थल की कहानी। दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध स्थल पर हिंद का डंका बजाने वाला नायक लौट आया, क्योंकि जिस ऑपरेशन मेघदूत के किस्से और कहानियां अब तक आपने सिर्फ सुने थे, उस कहानी का एक हीरो शहीद होने के 38 साल बाद लौट आया है। क्योंकि आज हम जिस हीरो की बात कर रहे उसका नाम है लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला। इस कहानी को समझने के लिए आपको टाइम मशीन में बैठकर 38 साल पीछे लौटना होगा और उस रण क्षेत्र में चलना होगा जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वहां का मौसम होता है। वो साल 1984 का था। नापाक इरादे लिए पाकिस्तान 65 और 71 की हार के बाद सियाचिन में एक नई साजिश रच रहा था। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक खास मिशन बनाया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन के तहत 13 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई गई, क्योंकि रॉ से मिले इनपुट के हिसाब से पाकिस्तानी सेना ने 17 अप्रैल तक ग्लेशियर पर कब्जा करने का लक्ष्य तैयार किया था। ऐसे में भारतीय सेना 4 दिन पहले ही ग्लेशियर पर पहुंचकर पाकिस्तानी सेना के मंसूबों पर पानी फेर देना चाहती थी। हालांकि यह आसान नहीं था, क्योंकि सेना के सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई करना और दूसरी चुनौती रात के वक्त ये चढ़ाई करना था। लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट जोश से भरी थी, जिसने इस विकट परिस्थितियों में न सिर्फ हिंद का डंका बजाया, बल्कि पाकिस्तान की नापाक चाल को सियाचिन के मैदान में पस्त कर दिया। लांस नायक चंद्रशेखर इसी टीम का हिस्सा थे। लेकिन ऑपरेशन मेघदूत के दौरान कई सैनिक हिमस्खलन की चपेट में आ गए, जिसका कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद एक पुराने बंकर में मिला है। अभी आप सोच सकते हैं क्या 2 छोटी छोटी बच्चियों को पालना कितना बड़ा हो रहा होगा मेरे लिए, ये कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। एक तो ऊपर से ये था कि वो है नहीं करके वो चिंता थी, और दूसरे दो बेटियां थी मेरे पास। बहुत ही सराहनीय, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। ये ऑपरेशन बहुत जटिल था, बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। 19 कुमाऊं की बहादुर कंपनी को यह टास्क मिला कि ग्योंगला ग्लेशियर में आप पहाड़ियों पर कब्जा करें। उस कब्जे के लिए नंबर 1 टीम कैप्टन ए भुइयां के साथ गई। मैं उस टीम का शामिल था। ऑपरेशन मेघदूत कितना बड़ा था, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा। अक्साई चीन इसी इलाके को छूती है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमा मिल जाती। चीन और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए कभी भी घातक हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, परिवार का लंबे समय का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारी है अंतिम संस्कार को लेकर? कब तक जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा हल्द्वानी? ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा रवि कैतुरा का रुख करेंगे। हल्द्वानी से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर में जो पार्थिव शरीर है वो हल्द्वानी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, और अंतिम संस्कार को लेकर क्या तैयारी फिलहाल? बिल्कुल आयुषी, देखिए जो चंद्रशेखर हरबोला हैं उनका पार्थिव शरीर लेह से चंडीगढ़ लाया जाएगा। चंडीगढ़ के बाद जो आर्मी कैंट है हल्द्वानी का, वहाँ पार्थिव शरीर पहुँचेगा और 11:30 बजे के लगभग उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुँच जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर जब उनके आवास पर अंतिम जो यात्रा है उनकी वहाँ से जाएगी और उसके बाद यहाँ पर उनको आज अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ऐसे में क्योंकि आज ये भी बहुत ख़ास अपने आप में हो जाता है, क्योंकि 38 साल का इंतज़ार एक महिला के लिए, एक पत्नी के रूप में रहा कि जब वो मात्र 27 साल की थी
तब से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन मेघदूत के दौरान जिस तरीके से चंद्रशेखर हरबुला अगर हम बात करें तो वो शहीद हो गए थे, लेकिन उसके बाद बहुत लंबा इंतज़ार होता है 38 साल का। और आज पूरे उत्तराखंड में इस बात का जो है इंतज़ार है कि एक शहीद जिन्होंने देश के लिए अपनी सर्वोच्च जो है न्योछावर कर दिया, वो आज जो है यहाँ वापस लौट रहे हैं और आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में जो उनकी पत्नी है, उनकी 2 बेटियां हैं, जब वो उनको छोड़कर चले गए थे तो उस वक्त वो 2 बेटे, एक 7 और एक 8 साल की थी, जो कि आज जो है 38 साल बाद जो है अब 45-46 साल की हो चुकी है। लेकिन एक लंबा इंतज़ार था उनकी बेटियों को भी, जिन्होंने अपने पिता को कभी ढंग से देख भी नहीं पाई थी। तो ऐसे में एक इस लंबे इंतज़ार के बाद आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो 11:30 बजे के करीब जो है उनके आवास जो हल्द्वानी में है वहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके बाद आज ही उनको यहाँ से अंतिम विदाई दी जाएगी। क्योंकि मंगलवार को उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर आना था, लेकिन मौसम की ख़राबी थी, जिस तरीके से लेह से जो है लगातार मौसम वहाँ पर बदल रहा है, तो यही एक वजह रही कि जो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर नहीं लाया गया। तो आज जो पूरी तैयारियाँ हैं वो कर दी गई हैं और ऐसे में 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुँच जाएगा। तो ये 38 सालों का एक लंबा इंतज़ार है, एक अपने आप में इतिहास भी, क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत जिन्होंने भी इतिहास को पढ़ा है, जो जानते हैं, उन्हें पता है कि कितना महत्वपूर्ण था हमारे देश के लिए। और जहाँ पर अगर हम कुमाऊं रेजिमेंट की बात करें तो यहाँ से जो है 19 जवान जो है इसमें गए थे, जो कि वहाँ पर जब बर्फ़ थी उसमें दब गए थे और उसके बाद जो है उस वक्त जो है सिर्फ 14 जवान ही उनके जो है शव वहाँ पर बरामद हुए थे। लेकिन 38 साल बाद जो 2 जवानों के शव बरामद हुए हैं उसमें से एक है चंद्रशेखर हरबुला। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन भी है और उस परिवार के लिए भी जो एक लंबा इंतज़ार रहता है कि वो उनको अंतिम विदाई दे पाएंगे, क्योंकि आंखों के जो आंसू थे वो लगातार उनके परिवार के बह रहे थे। लेकिन जब इतना लंबा इंतज़ार होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो आंसू भी कहीं ना कहीं सूख जाते हैं और ये इंतज़ार की घड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, लेकिन एक इंतज़ार रहता है। और शायद यही इंतज़ार था कि आज जो है इतने सालों बाद भी वो वहाँ पर मिल पाए और उसके बाद जो उनकी अंतिम यात्रा है वो उनके उसी पैतृक गाँव में हो पाएगी। तो इसको लेकर 11:30 बजे का वक्त है जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरे सैनिक सम्मान के साथ जो है उनकी इस अंतिम विदाई में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो पूरा सैनिक सम्मान है उसके साथ ही आज चंद्रशेखर हरबुला को यहाँ से जो हल्द्वानी उनका जो पैतृक आवास है और जो पैतृक घाट है वहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। तो सभी को इसी बात का इंतज़ार है कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे और उनके परिवार उनका दर्शन कर सके, जो कि एक लंबा इंतज़ार था जो ख़त्म हुआ है। और जो जब से 2 से 3 दिनों से इस बात का पता चला है तो उसके बाद जो इंतज़ार है उसकी घड़ियाँ हैं वो और ज़्यादा लग रही हैं। तो यही वजह है कि परिवार जो है एक लंबे इंतज़ार के बाद भी अभी इंतज़ार कर रहा है। लेकिन 11:30 बजे हल्द्वानी के जो आवास है उनका वहाँ पर उनका लंबा इंतजार झेलना पड़ा परिवार को, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। रवि, आप पल पल पर की अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहाँ दयारा बुग्याल बटर फेस्टिवल में वो शामिल होंगे। सुबह 10:50 पर सीएम धामी पहुंचेंगे और साथ ही साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह मेला होने वाला है। ये बड़ी खबर, सीएम धामी का ये कार्यक्रम आज रहने वाला है, जहां आज वो दयारा बुग्याल जो मेला है उसमें शामिल होंगे। पर्यटन मंत्री भी उनके साथ इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह मेला लगेगा। सुबह 10:50 पर सीएम धामी इस मेले में पहुंचेंगे। दयार बुग्याल बटर फेस्टिवल है जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उनके साथ इस फेस्टिवल में शामिल होंगे। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। यहाँ सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। कर्मकार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अपनी सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे शमशेर सिंह सत्याल। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय में हरक सिंह रावत को हटाकर सत्याल को अध्यक्ष बनाया गया था और सत्याल का यह दावा है कि उनकी नियुक्ति 3 साल लेकिन बिना बताए उन्हें हटाया गया है और सत्याल ने अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कर्मकार बोर्ड की जांच फिलहाल बंद है। तो हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से अब जवाब मांगा है। और इधर हरिद्वार में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सरकार और प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए इसके विरोध में सीएम आवास पर उपवास पर बैठने वाले अपने ऐलान को पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने वापस ले लिया है। यानी कि हरीश रावत ने 18 अगस्त को होने वाले उपवास को फिलहाल स्थगित कर दिया है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत से अपील की थी कि वो उपवास पर ना बैठे और इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हरीश रावत को सीएम ने अपने आवास पर बुलाया। सीएम आवास पर बैठक के बाद हरीश रावत ने अपना उपवास स्थगित करने की
की जानकारी दी। हरीश रावत ने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में सीएम से विस्तार से बात हुई है और सीएम से मिले सकारात्मक संकेत के बाद उन्होंने उपवास पर ना बैठने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचारवश मुझसे भेंट करने आए थे, तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं शिष्टाचारवश उनसे भेंट करने आने के बजाय सीधे उपवास पर बैठूं। इसलिए मैंने उनसे मिलने की बात कही और मैं मिला उनसे। अब स्थिति यह है कि आज यदि कुछ हम करते भी हैं, वहाँ मुख्यमंत्री करते भी हैं कुछ, तो उससे पंचायती चुनाव खिसकने का खतरा हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि हरिद्वार के अंदर आप चुनाव समय पर हो जाए, सरकार जल्दी निर्णय कर ले। मगर मैंने इतना उनसे ज़रूर कहा है कि प्रशासन निष्पक्ष रहे, जितना हो गया यहीं पर बस करें। और इसी बीच यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसटीएफ ने आउटसोर्स कंपनी के निदेशक से पूछताछ की है। एसटीएफ को पूछताछ के दौरान कई सबूत भी मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। कंपनी के निदेशक को फिर से एसटीएफ ने बुलाया है। अनुबंध के सभी दस्तावेज और कर्मचारियों के दस्तावेज भी मंगाए गए हैं और अभी तक 200 और अभ्यर्थियों को एसटीएफ चिन्हित कर चुकी है। इससे पहले मोरी ब्लॉक के 80 युवाओं को भी चिन्हित किया जा चुका है और तथ्यों के आधार पर एसटीएफ ने इन सभी युवाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। इन सभी युवाओं पर पेपर खरीदकर परीक्षाएं देने की बात सामने आ रही है। उधर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव यानी कि SS रावत ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता होगी कि जो भी लूप होल है पहले उन्हें ठीक किया जाए। उनसे खास बातचीत की है एबीपी गंगा के संवाददाता पंकज राणा ने। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के सचिव पद पर आज सुरेंद्र कुमार जी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सर, लंबा अनुभव है आपका, सचिवालय कैडर से हैं, तो यहाँ पर अब क्या आप देख रहे हैं खास चीज़ें बेहतर तरीके से आगे? देखिए, अब चूँकि आयोग का काम परीक्षाएं कराना है, तो कोशिश करेंगे कि परीक्षाएं बेहतर ढंग से हों, टाइम से हों, और इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है और एक संस्था की विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह से अभी ये चीज़ें हुई हैं आयोग में भर्ती घोटाला, उसकी विश्वास फिर से आए, तो उसके लिए आप क्या युवाओं के लिए? बिल्कुल यही कोशिश करेंगे कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ लूपहोल्स थे, उसको खोजेंगे, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। नए भर्तियाँ होने वाली हैं, बीच में ये भी इस तरह की खबरें आई कि जो जांच चल रही है उससे भी भर्तियाँ प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि कैलेंडर आपके आयोग ने जारी कर दिया था दिसंबर तक का, तो कुछ शेड्यूल में बदलाव या क्या चीज़ें रहेंगी? देखिए, मैंने आज तो कार्यभार ग्रहण किया ही है, अब मैं देखूंगा कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, कैसे करना है। और अभी तो हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर भी नहीं आएंगे, तो बात करेंगे कि किस तरह हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे। एक नकल का एक जो माफिया है तमाम, वो जिस तरह से घुसपैठ उन्होंने की है, उनके रोकने के लिए क्या विशेष आपकी योजना आगे रहेगी? मैं यही कह रहा हूँ कि अब हम जो है, अब चूँकि नकल विरोधी कानून के लिए भी हमने जो है भेजा है, ड्राफ्ट भेजा है, मुझे पता लगा आज, तो उसको भी हम परस्यू करेंगे और नकल रोकने के लिए और क्या क्या अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं ताकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना हो, इसमें प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। आप सुरेंद्र कुमार जी थे जो अभी सुरेंद्र सिंह रावत जी थे जो अभी अब आयोग के सचिव बने हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो प्राथमिकता है वो आगे बढ़ेंगी। संतोष बडोनी जी भी हैं, कार्यमुक्त हो गए हैं। बडोनी जी, अच्छा अनुभव रहा, काम रहा, क्या सहयोग आगे रहेगा? हमेशा, क्योंकि मैं तो जो है मैं 10-11 साल डिजास्टर मैनेजमेंट में रहा हूँ, उसके बाद भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ, तो यहाँ भी अगर कोई ज़रूरत मेरी पड़ेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ सहयोग करने के। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। कोटद्वार से खबर है, यहाँ अग्निवीर भर्ती की तैयारियों का जायजा डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने जायजा लिया है। डीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निवीर भर्ती की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम पहुंचे और डीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा को करवाना होगा और कोई भी गड़बड़ी सामने न आए, इसे लेकर जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री जी का कल कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम है, उसमें अग्निवीर का जो भर्ती हम प्रारंभ कर रहे हैं 19 तारीख से, उस संदर्भ में उनकी एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर जो है सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित होंगे, पब्लिक के प्रतिनिधिगण उसमें उपस्थित होंगे, और जैसे ही उनका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके उपरांत अग्निवीर का शुभारंभ भी उसी स्थान पर उनके माध्यम से किया जाएगा।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।